एपिसोड 301। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत की आंखें ठीक हो जाती है और वह जीत करके घर चला आता है। घर आने पर उसे अर्थ के बारे में सब कुछ पता चलता है। अर्थ के और किया के बीच में क्या हो रहा है, यह सब जानकर अक्षत को बहुत बुरा लगता है। वहीं किया की माँ राजश्री जी आज सबको घर पर आने को बोल दी थी, जिस वजह से सभी को रात का डिनर घर पर ही करना था। अब आगे राजश्री जी बहुत ही खुश होकर डिनर की तैयारी कर रही थी। उन्होंने किया और अक्षत की पसंद से सारा खाना बना लिया था। वहीं धीरे धीरे कर अब सब लोग आने लगे थे। मयंक भी जल्दी ही अपने ऑफिस से घर आ जाता है। थोड़ी देर में अमन भी पहुंच जाता है। उनके ठीक बाद किया भी आ जाती है। अक्षत सभी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वह अपनी प्यारी बहन के लिए और भी ज़्यादा खुश था। राजश्री जी सबको अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने को बोलती हैं और फिर जल्दी से आकर डिनर करने को बोलती हैं। सभी अपने कमरे में जाते हैं। वहीं किया भी अपने रूम में आकर मुंह हाथ धो कपड़ा चेंज कर डिनर के लिए बाहर आ जाती है। इस वक्त घर का माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा था। बस कमी थी तो अर्थ की, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं आया था। वैसे तो राजश्री जी के कहने पर मयंक ने अर्थ को मैसेज कर दिया था, लेकिन अर्थ का मूड बहुत ज़्यादा खराब था। इस वजह से वह कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और घर नहीं आता है। उसे मयंक ने बताया था कि उनके सिस्टर भी घर आ रही है, लेकिन अर्थ को अपनी सिस्टर से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह घर नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां घर में इतनी खुशियां थी, अर्थ अपने रूम में बैठकर बस टाइगर के बारे में सोचे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि बिजनेस मीटिंग के लिए मिस्टर सेन केवी सहगल कंपनी से मीटिंग करने के लिए इंडिया आ चुके हैं। वह अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर यहाँ आए हुए हैं और वह चाहते हैं कि इसी टाइम वह आपसे भी अपनी मीटिंग कर लें, जिससे उन्हें बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। उनकी मीटिंग कब है? तब वह बताता है कि उनकी मीटिंग दोपहर 2 बजे से है। अगर आप फ्री हैं तो मैं सुबह टाइम मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। तो अर्थ बोलता है कि ठीक है, सुबह 10 बजे की मीटिंग फिक्स कर दो। इतना बोलकर वह फ़ोन रख देता है और फिर मीटिंग के लिए अपना लैपटॉप उठाकर फाइल चेक करने लगता है।
उधर दूसरी तरफ किया को भी इस मीटिंग के बारे में सूचित किया जाता है, क्योंकि केवी सहगल कंपनी किया की अपनी कंपनी थी और मिस्टर सेन कई महीनों से उनसे मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे, लेकिन किया अभी अक्षत के ट्रीटमेंट में बिजी थी। इस वजह से वह उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब वह फ्री थी तो उसने मिलने के लिए हाँ बोल दिया था। वह सीधे उसकी कंपनी में आने वाले थे। वही किया ने पहले ही इसकी सारी तैयारी रूहानी को करने को बोल दिया था। वही आज रघुवंशी विला में बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। सभी अक्षत की आंखों की रोशनी वापस आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं अक्षत तो अपने खुशी में अपने सारे शरीर के दर्द को भूल गया था। शायद उसकी खुशी ही थी जिस वजह से उसे अब अपने शरीर का दर्द खत्म महसूस हो रहा था। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका था। लोग खाना खाकर कुछ देर हाल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। खुशियों भरा यह माहौल बहुत ही दिनों बाद उनके घर सभी को नसीब हुआ था। वहीं सभी बारी बारी से किया को पैम्पर कर रहे थे। वैसे तो किया को इन सब की आदत नहीं थी, लेकिन अपने भाइयों का प्यार देखकर वह उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। तभी किया का फ़ोन बजता है। जब वह फ़ोन उठाकर देखती है तो रूहानी का नंबर शो कर रहा था। वह फ़ोन उठाकर कान में लगाती है तो दूसरी तरफ से रूहानी की आवाज़ आती है, तुम मुझे मिस्टर सेन वाली फ़ाइल को सेंड कर दो, क्योंकि उसकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मुझे उसे ठीक से चेक करना होगा। मेरे पास आधी फाइल ही मौजूद है। यह फाइल किया के लैपटॉप में सेफ थी, इस वजह से किया वहाँ से सबको सॉरी बोलकर चली जाती है और अब उसे काम भी करना था। इस वजह से उसने बता दिया था कि अब वह यहाँ और देर तक नहीं बैठ पाएगी। तो सभी लोग भी अब धीरे धीरे कर उसके जाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। आज सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उन लोगों ने बहुत सारी सेल्फी भी खींची थी, जिसे अपने ग्रुप पर अपलोड किया था। वहीं सब मैसेज अर्थ के पास भी जा रहा था, पर बात जहां किया की थी अर्थ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसे पता नहीं क्यों अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर से मिलने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था। शायद यही कारण है कि अर्थ ने एक बार भी ग्रुप चैट को ओपन करके नहीं देखा और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर एक बार वह ओपन कर मैसेज देख लेता तो शायद उसे समझ आ जाता कि उसकी बहन कौन है। लेकिन जब कहते हैं न कि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पूरी तरह से होती है, वही हाल इस वक्त अर्थ का भी था। वह अपने काम में लगा हुआ था और अपना काम खत्म करके अब सो जाता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सभी रघुवंशी विला में उठकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब किया के जाने का टाइम हो गया था। वैसे भी अगर किया घर पे नहीं रुकती तो यहाँ किसी के रुकने का मन नहीं था। सभी लोग अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी 9 बज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ भी तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था। वैसे ही इस मीटिंग के लिए अर्थ ने पहले किसी होटल में आने को कहा था, लेकिन
मिस्टर सेन ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ सहगल ग्रुप में उनके मीटिंग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, इसलिए वह यहीं आकर मीटिंग कर ले। अर्थ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अर्थ के लिए यह अच्छा मौका था। उसे भी सहगल ग्रुप के साथ बिजनेस करना था, तो वह इस बारे में जितना अधिक जानकारी हासिल करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए अर्थ इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता। वैसे भी अर्थ ने पहले अमेरिका में कोशिश की थी कि वह इनके साथ बिजनेस करे, लेकिन उन्हें अभी किसी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था। और इसका एक बड़ा कारण यह भी था, अर्थ के पास एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, लेकिन इस बारे में अर्थ को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह मेडिसिन की दुनिया से बिलोंग नहीं करता था। वहीं किया को उसकी आवश्यकता थी। जब किया ने यह प्रपोजल अर्थ के पास भेजा था उसे खरीदने का, तो अर्थ ने साफ साफ उसे मना कर दिया था। इस बात से किया को अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसी वजह से किया ने डिसाइड कर लिया था कि भविष्य में उसकी कंपनी उसके साथ किसी भी तरीके का कोलैबोरेट नहीं करेगी। किया के पास बहुत सी कंपनी थी। उसके दादा की कंपनी को भी किया ही मैनेज कर रही थी। इस वजह से अर्थ उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सका। वहीं अर्थ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह कंपनी उसकी सिस्टर की है। वह तो इनके साथ पार्टनरशिप के चक्कर में यहाँ मीटिंग करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं अब किया भी घर से निकलने लगती है। वह अपनी माँ से मिलती है और बताती है कि अब उसे जाना पड़ेगा। आज उसकी कई मीटिंग हैं जो उसे अटेंड करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से उसने काम की वजह से कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड की थी। राजश्री जी को भी पता था उनकी बच्ची के पास बहुत सारा काम होगा, इसलिए वह उसे मना नहीं करती। वहीं अक्षत देखता है कि किया जाने वाली है, तो वह उसे बोलता है कि प्रिंसेस चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। किया उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है नहीं भाई, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, इसलिए आप यहाँ आराम कीजिए और मैं चली जाऊँगी। वैसे भी मैं डेली ही तो अकेले ही आती जाती हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अक्षत तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह थोड़ा और टाइम अपनी बहन के साथ गुजारना चाहता था, और वैसे भी उसकी यह बहन उसके लिए भगवान थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, क्योंकि अगर उस दिन अक्षत को उन गुंडों से बचाकर किया नहीं लाती तो शायद अक्षत जिंदा न होता। लेकिन उसके बावजूद अगर अक्षत की आंखें जो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी, अगर किया उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर दवाई नहीं तैयार करती तो उसकी ज़िंदगी अंधेरे से भर जाती और उसका ज़िंदा रहना और मरना एक बराबर ही हो जाता। इसलिए अक्षत किया को भगवान का दर्जा दे तो भी उसके लिए कम था। बस यही एक कारण था। अक्षत तो उसे अपना भगवान मानता था। उसकी वजह से आज वह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। उसके लिए वह जितना भी करेगा कम होगा। वह उससे किसी तरह रिक्वेस्ट करके मना लेता है, तो किया भी अब उसे मना नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसका भाई सिर्फ उसके साथ थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए यह जिद कर रहा है। वहीं
अक्षत का भी मन था कि वह थोड़ा घर से निकलकर बाहर घूम आए। इस वजह से वह किया के साथ जाने के लिए ज़्यादा जोर दे रहा था और उसे किया के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका भी मिल जाता। इसी बहाने उसका यह दो काम हो जाता। अब दोनों लोग घर से निकल जाते हैं। रास्ते में वह लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अक्षत किया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन वह उसके ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देती, जिस वजह से अक्षत समझ जाता है कि वह अपनी पिछली लाइफ को अब याद नहीं करना चाहती है और वह भी अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था। इस वजह से वह उससे उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। वहीं बातें करते हुए अब वह लोग अपनी कंपनी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग कंपनी पहुंचते हैं तो वह अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ भी उसकी कंपनी पहुंच चुका था, पर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह उसके सिस्टर की कंपनी है। जहां उसे नहीं पता था कि यह उसके सिस्टर की कंपनी है, वहीं अक्षत को पता था कि यह उसके सिस्टर की कंपनी है। वह उस कंपनी को देखकर अपनी बहन के ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों पार्किंग एरिया के साइड पहुंचते हैं। वैसे अर्थ ने अभी किया को आते नहीं देखा था। यहाँ किया के पास और भी गाड़ी मौजूद थी, इसलिए अक्षत किया से बोलता है कि तुम अपनी गाड़ी से शाम को वापस घर आ जाना, मैं तुम्हारी दूसरी गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। किया को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी वह अपनी गाड़ी को खुद ही चलाया करती थी। उसकी गाड़ी उसके तरह से मॉडिफाई की गई थी। इसमें कई तरह के सीक्रेट वेपन लगाए गए थे, जिसके बारे में सिर्फ किया को ही पता था। इसी वजह से किया को कभी बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी गाड़ी खुद ही कई बॉडीगार्ड के बराबर थी, जो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सकती थी। वहीं अक्षत को भी यह सब अच्छे से पता था, इसलिए वह बिल्कुल भी किया की गाड़ी से वापस जाने को नहीं बोलता। वह उसे उसकी गाड़ी वहीं रखने को कहता है और एक दूसरी गाड़ी अपने लिए मंगा लेता है। थोड़ी देर में वह लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वही अब अक्षत की भी गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। किया अक्षत से बोलती है, भाई अब मैं सही से पहुंच गई हूँ, अब आप भी सही से घर चले जाना। अगर आपका कहीं घूमने का मन है तो आप घूम सकते हैं। वैसे आपने काफ़ी दिन हॉस्पिटल में बिता दिया है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत मुस्कुराने लगता है। वह समझ गया था कि उसकी बहन उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती है कि उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। तो वह प्यार से किया को अपने गले से लगा लेता है। जैसे ही किया को वह अपने गले से लगाता है, दूसरी साइड अर्थ आकर अपनी गाड़ी रोकता है और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलता है, अचानक से उसकी नज़र सामने खड़े उन दो लोगों पर पड़ती है जो एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। वह बोलता है, अब इंडिया भी एडवांस होने लगा है। हर जगह जहां देखो वहां कपल एक दूसरे के साथ भिड़े रहते हैं। इतना बोलकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है जब वह अपने सामने का नज़ारा देखता है, क्योंकि अब अक्षत और किया एक दूसरे से अलग हो गए थे। जहां अब किया साफ साफ अर्थ को दिखाई दे रही थी। उसने इस समय ब्लैक जीन्स वाइट शर्ट पहना था
और एक लेदर जैकेट भी डाल रखी थी। उसके चेहरे पर मास्क था और बालों में पोनीटेल बना रखा था। इस समय दूर से भी किया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर किसी भी मॉडल को मात दे सकता था। वहीं अक्षत किया को प्यार से देख रहा था और अर्थ उतनी ही गुस्से से देख रहा था। अर्थ को समझ नहीं आता कि आखिर में यह लड़की कहीं भी कैसे प्रकट हो जाती है। वह अपने सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल अपनी जगह पर सुन्न हो गया था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने सोचने समझने की क्षमता ही खो दी थी। अब वह ध्यान से उस आदमी को देखने लगता है। उसने पूरा अंदाज़ा लगा लिया था कि यह आदमी पिछले उन दोनों से थोड़ा अलग है। वैसे देखने में यह भी मयंक की तरह लग रहा था, लेकिन उसने पूरा अंदाज़ा लगा लिया था कि यह मयंक तो नहीं हो सकता है। फिर यह कौन है? तभी अक्षत प्यार से किया के माथे को किस करता है और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, प्रिंसेस, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे भी बताना। अपने 2 भाइयों के अलावा मैं तुम्हारा तीसरा भाई भी मौजूद हूँ, इसलिए एक बार मुझे भी मौका देना। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, ठीक है भाई, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं अपना ढेर सारा काम आपको करने के लिए दूंगी। उसकी बातों को सुनकर अक्षत के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह हंसते हुए बोलता है, काश तुम ऐसा करो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वहीं किया भी हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से किया को अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, प्रिंसेस, अब तुम जाओ वरना तुम्हें देर होगी और मैं चला जाऊंगा। किया बोलती है, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ, आप ध्यान से चले जाइएगा और पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। अक्षत भी बोलता है, ठीक है। अक्षत की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से किया को परवाह था, वरना किया उसे कभी भी फ़ोन करने के लिए नहीं बोलती। वहीं यह सारा नज़ारा देखकर तो अर्थ का खून ही खौल रहा था। पता नहीं यह जलन था कि क्या था। उसका गुस्सा था शायद, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है वह जल रहा है कि गुस्सा कर रहा है। लेकिन जो भी है, उसका चेहरा देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। वह इस समय बिल्कुल लाल पके टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की क्या है। वह हर रोज़ एक अलग अलग लड़के के साथ होती है। इस वक्त तो वह बिल्कुल ही भूल गया था कि उसकी कोई मीटिंग है। 10 बज चुके थे। मीटिंग के लिए मिस्टर सेन अर्थ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्थ बाबू तो यहाँ नज़ारा देखने में व्यस्त थे। वह तो सब कुछ भूल चुके थे। तभी किया अपने प्राइवेट लिफ्ट के लिए अंदर चली जाती है। इस पार्किंग साइड उसका प्राइवेट लिफ्ट था, जिससे सिर्फ वही जाया करती थी। इस वजह से यह ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों को ही पता था। वहीं उसे जाता देखकर अर्थ गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है कि सच में तुम अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही हो। मुझे तुम्हारे लिए तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें इस तरह देखता रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। और यह लड़का कौन है, इसे तो आज मैं देख कर ही रहूँगा और इसके बारे से और वह मन में सोचता है। वह इस लड़के से टाइगर के बारे में
जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे ही वह उसकी ओर आगे बढ़ता है, तभी अक्षत पलटकर गाड़ी में बैठता है। जैसे ही अर्थ अपने सामने अक्षत को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। यह क्या, यह तो उसका अपना भाई अक्षत है। यह कब हॉस्पिटल से ठीक हुआ और यह बाहर यहाँ क्या कर रहा है, और यह इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। इस वक्त तो उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। यह सब क्या हो रहा है उसके समझ के परे था। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर में वह लड़की कौन है और आज अक्षत क्यों उसे इस तरह से बिहेव कर रहा था। क्या यह अक्षत की गर्लफ्रेंड है? यह सोचते ही तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मयंक की गर्लफ्रेंड है कि अमन की गर्लफ्रेंड है, और अभी तक वह दोनों में फंसा था कि तीसरा इंसान सामने आ गया। अब तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वह आगे बढ़कर जब तक अक्षत के पास पहुंचता, अक्षत गाड़ी में बैठकर दूसरी साइड से निकल जाता है। वह बस मुंह देखता रह जाता है। फिर उसने डिसाइड किया कि वह तुरंत ही अक्षत का पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने गाड़ी के पास जाता है, तुरंत उसका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। जब वह फ़ोन देखता है तो मिस्टर सेन का कॉल आ रहा था। तब उसे याद आता है कि अरे उसके तो मीटिंग थी। वह गुस्से में अपने दांत भींचकर बोलता है, इस लड़की ने मुझे पागल करके रख लिया है। मैं एकदम पागल हुआ जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग थी पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं कैसे लापरवाह होता जा रहा हूँ। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वह अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए मीटिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं अक्षत वहाँ से निकलकर शॉपिंग मॉल के लिए जाता है। वह किया के लिए कुछ अच्छा सा शॉपिंग करना चाहता था, इसलिए वह कुछ अच्छा ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर किया भी अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां रूहानी पहले से मौजूद थी। इस वक्त वहां लिया और आयुषी भी मौजूद थी। वह लोग अपना अपना काम कर रहे थे। जैसे ही वह लोग किया को देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े होकर उसे हेलो करते हैं। तब किया उन्हें देखकर पूछती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह सब अपने अपने फाइल को लेकर किया को दिखाने लगती हैं। वह सब अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। थोड़ी देर उनकी फाइल चेक करने के बाद किया उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। वह सब अपना काम करके चले जाते हैं। अब रूहानी किया से बताती है, मिस्टर सेन की मीटिंग हो रही है। उन्होंने हमसे यहाँ मीटिंग के लिए बात की थी तो हमने उन्हें इजाज़त दे दी थी। किया बोलती है, कोई बात नहीं। हमारी मीटिंग कितने बजे से है? तो वह बताती है कि हमारी मीटिंग 2 बजे से है। और वह इतना बोलकर फाइल आगे कर देती है, जिसे देखकर किया बहुत ही गंभीरता के साथ उस फाइल को पूरा पढ़ती है। उसे उनका ऑफर अच्छा लगता है तो वह बोलती है, ठीक है, उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देने दो, इसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। अगर हमें इसमें मुनाफा मिलता है और इससे लोगों को फ़ायदा होता है तो हम इसे ज़रूर करेंगे। यह लोग इस वक्त दवा बनाने वाली कंपनी के लिए बात कर रहे थे। उनकी एक कंपनी दवा भी बनाती थी। उसी का ऑफ़र लेकर मिस्टर सेन यहाँ आए थे। वह चाहते थे कि वह उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, जिस वजह से यह सारी दवा उनके देश में और इस देश में दोनों जगह अवेलेबल हो सके। इसमें किया को कोई घाटा नहीं लग रहा था। वैसे भी विदेशों से दवा मंगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी। इस वजह से किया भी इसके लिए तैयार थी। वहीं अर्थ जो मिस्टर सेन से इस वक्त मीटिंग कर रहा था,
लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं लग रहा था। वह तो बार बार उसके आंखों के सामने टाइगर का चेहरा घूम रहा था। एक बार वह अपने आंखों के सामने अमन को किस करते हुए देखता, दूसरी बार उसके आंखों के सामने मयंक का किस करना आता और तीसरी बार अब उसके आंखों के सामने अक्षत का किस करना घूमता। वह पूरी तरह से झुंझला चुका था। वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मिस्टर सेन जब उसे इस तरह से देखते हैं तो पूछते हैं, आर यू ओके? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब अर्थ बोलता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे सफोकेशन हो रहा था, लगता है मुझे खुली हवा चाहिए। इतना बोलकर वह मीटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता और छोड़कर बाहर चला जाता है। वहीं मिस्टर सेन तो बस उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। वह कितनी उम्मीद से यहाँ मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन अक्षत ने तो पूरी तरह से पानी फेर दिया था। वह क्या करें, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, इसलिए शांति से अब वह भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं अर्थ का सेक्रेटरी और मिस्टर सेन का सेक्रेटरी एक दूसरे का मुंह देखता रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वह लोग क्या करें। वहीं अर्थ निकलकर बाहर आ जाता है और वह वहीं बने बागीचे में चला जाता है। इस समय सच में उसका दम घुट रहा था। वह वहां जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसे अजीब सी उलझन हो रही थी। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाले उसे समझ नहीं आ रहा था। वह अपने सर पर ही जोर से 2 बार मारता है और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़कर नोचने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ? वह लड़की मुझे पागल कर रही है। इतना बोलकर वह इधर उधर टहलने लगता है। उसे इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। तभी उसे याद आता है। वह तुरंत अक्षत के पास फ़ोन करता है, लेकिन अक्षत इस वक्त मॉल में घूम रहा था और वह थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वहीं बने म्यूजिक रूम में चला जाता है। वैसे उसे म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसका फ़ोन साइलेंट था, जिस वजह से वह अपने फ़ोन पर ध्यान नहीं देता। वहीं 3-4 बार उसे कॉल करने के बाद अर्थ को जब समझ आता है कि वह कॉल नहीं रिसीव कर रहा है तो वह उसे कॉल करना बंद कर देता है और सोचता है कि अब उससे डायरेक्ट मिलकर बात करूँगा। वहीं आज रेहान अपनी मीटिंग करके इंडिया वापस आ चुका था और अब वह उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह अपनी एंजल से दूर रहे। इसलिए वह तुरंत किया से के पास फ़ोन करता है। जैसे ही किया अपना फ़ोन देखती है तो किया जैसे ही फ़ोन को देखती है तो उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट छा जाती है। इतने दिनों से उसने भी रेहान से एक बार भी बात नहीं किया था। वह दोनों अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दूसरे को भूल गए हैं। लेकिन उन दोनों का प्यार इतना कमज़ोर नहीं था जो एक दूसरे से बात न करने की वजह से भूल जाएं। किया फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है।
उसकी प्यारी और मीठी आवाज़ सुनकर रेहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह उसके सांसों को महसूस कर रहा हो। वहीं किया भी समझ जाती है, वह भी बिल्कुल शांत हो जाती है। इस वक्त फ़ोन से बस एक दूसरे की सांसें ही सुनाई दे रही थी। तब रेहान बोलता है, एंजल तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। तो किया बताती है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। रेहान बोलता है, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बस मैं अभी अभी इंडिया आया हूँ और मुझे सबसे पहले तुमसे मिलना है। तो किया मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है हम मिल लेंगे, लेकिन पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो रेहान उसे मना करता है। तब किया उसे बताती है कि अभी उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तब तक तुम रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद हम आराम से एक साथ लंच करने जाएंगे। उसकी बात को सुनकर रेहान मुस्कुराने लगता है और बोलता है, ठीक है तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा ही करता हूँ। इतना बोलकर वह फ़ोन रख देता है और वह इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था। वह तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करता है क्योंकि वह किया के लिए बिल्कुल ही फ्री रहना चाहता था। वहीं किया रूहानी से बोलती है, वह अपने मीटिंग का टाइम पहले ही रख ले। अगर मिस्टर सेन फ्री हो तो पहले वह पता लगा ले कि मिस्टर सेन के पास टाइम है कि नहीं। रूहानी यह सुनकर मिस्टर सेन के पास फ़ोन करती है। तब मिस्टर सेन बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो और भी अच्छा है, उनके पास फ्री टाइम है, वह अभी बिल्कुल फ्री है, इसलिए मीटिंग जल्दी ही कर लेते हैं। इस वजह से वह लोग मीटिंग 12 बजे ही शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनकी मीटिंग चलती है। किया को उनका प्रपोजल अच्छा लगता है, इसलिए वह मिस्टर सेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर मीटिंग करने के बाद वह एक दूसरे के प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अपना अपना सिग्नेचर कर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, इसलिए किया को भी अच्छा लग रहा था। अब वह बिल्कुल रिलैक्स थी। अब उसके पास रेहान से मिलने के लिए टाइम था। बाकी की मीटिंग को उसने पोस्टपोन कर दिया था। वहीं थोड़ी देर में रेहान वहाँ पहुँच जाता है और वह तुरंत ही किया की केबिन में जाता है। जैसे ही किया उसे देखती है, उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से किया के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। अब जाकर रेहान के दिल को सुकून महसूस होता है। वह प्यार से उसे उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, एंजल तुमसे इतने दिनों तक दूर रहकर मैं कैसे जिंदा था मैं ही जानता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं इसी वजह से अपना काम जल्दी करने में लगा था, जिससे मैं जल्दी से जल्दी तुमसे मिल सकूँ। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। वह भी तो रेहान का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। भले ही किया कुछ नहीं बोलती थी, पर रेहान जानता था कि जो हाल उसका है वही हाल किया का भी है। इस वजह से वह प्यार से उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर किया उससे थोड़ा दूर होती है और बोलती है,
तुम्हारा काम अच्छे से ख़त्म हो गया। तो रेहान बोलता है, हाँ एंजल, मैंने सब कुछ अच्छे से ख़त्म कर लिया। अब मुझे जल्दी बाहर नहीं जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब कुछ दिनों तक आराम से रह सकता हूँ। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। इस वक्त वह दोनों शांति से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इनके बीच बातें कम होती थी, पर इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ बोलती थी। जहाँ रेहान की आंखों में प्यार झलक रहा था, वहीं किया की आंखों में उसके लिए भी बेशुमार प्यार दिख रहा था। वह एक दूसरे धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं। रेहान धीरे से किया के होठों पे अपने होठों को रख देता है, और जैसे ही किया को यह महसूस होता है तो किया की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। अब रेहान धीरे धीरे कर किया को किस करने लगता है। किया भी उसके किस को महसूस करने लगती है। रेहान उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेबी डॉल की त्वचा बहुत ही नाजुक है, लेकिन उसे सिर्फ प्यार में यह महसूस हो रहा था। कहते हैं ना, प्यार में सब अंधे हो जाते हैं, वही हाल रेहान का भी था। अब कौन बताए उसे, उसकी एंजल माफिया क्वीन है। उसकी त्वचा इतनी भी नाजुक नहीं है कि उसके इस तरह किस करने से उसे कोई नुकसान होगा। वहीं जहां रेहान उसे किस करते हुए उसके पीठ पर अपने हाथों को सरका रहा था, जिस वजह से किया के शरीर में तितलियां उड़ रही थी। किया भी अब उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है, और अपने आप उसका हाथ रेहान के बालों में चलने लगता है। यह महसूस कर रेहान के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब वह उसे और भी ज़्यादा पैशनेट होकर किस करने लगता है। किया का टच उसे हर पल मदहोश कर देता है। वह तो पूरी जिंदगी उसे अपनी बाहों में ही रखना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है। वहीं जहां किया और रेहान एक दूसरे में डूबे हुए थे, वहीं बाहर अर्थ अभी भी वहां से नहीं गया था। वह इस वक्त अपने सभी लोगों के पास कॉल कर चुका था और किया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इस चक्कर में वह यहाँ से जाना ही भूल गया था। वह उसके बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा बेसब्र था कि वह कहाँ बैठा है यह भी भूल चुका था। वह वहीं पार्क के एक बेंच पर बैठा था, जो उसके ऑफिस में पार्किंग साइड में बना हुआ था। ठंड का मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। शायद यहाँ बैठकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, वरना वह जब से आया है टाइगर के पीछे पागल हो गया है। उसके हर रोज नए लोगों के साथ देखकर, और वो भी वह सारे लोग उसके ही भाई हैं, यह जानकर अर्थ अब उस पर पूरी तरह से शक करने लगा था। उसे लगा था कि किया जिस फैमिली से बदला लेने आई है वह उसी की फैमिली है, और अब टाइगर उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। इसलिए अब वह प्लान बनाना शुरू कर देता है कि वह कैसे टाइगर को पकड़कर सारा सच सामने ला सकता है। इसलिए उसे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। बस यही कारण था जो अभी तक बैठकर वह उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वहीं अब तक रूहानी भी अपने काम से फ्री हो गई थी। किया उससे बोलती है कि क्या तुम हॉस्पिटल जाने वाली हो? तब रूहानी बोलती है कि हाँ, मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए अब मैं यहाँ और देर नहीं रुकने वाली हूँ। तो किया बोलती है ठीक है,
वहीं रेहान साइड में खड़ा उन दोनों को देख रहा था। अब तक रूहानी भी रेहान से अच्छे से मिल चुकी थी। वहीं रेहान भी रूहानी से मिलकर खुश था। वह दोनों लंच करने के लिए बाहर जाने वाले थे, जिसके लिए पहले से ही रेहान ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तब किया रूहानी से पूछती है क्या वह उनके साथ लंच करना जाना चाहेगी। तब रूहानी हंसते हुए बोलती है, अरे यार, क्यों कबाब में हड्डी लेकर जा रही हो। वैसे भी जीजाजी इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रहे हैं, उन्हें तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, और मैं जाऊंगी तो तुम दोनों का यह क्वालिटी टाइम खराब हो जाएगा। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। उसकी बातों को सुनकर किया शर्मा जाती है, उसका गाल लाल होने लगता है। यह देखकर रेहान को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर वह बिल्कुल भी हंसने की गलती नहीं करना चाहता। वह ऐसा किया को पहली बार देख रहा था। उसकी खतरनाक बेबी डॉल ऐसे शर्माती भी है। यही सोचकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट छा जाती है। वहीं उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर रूहानी मन में सोचती है, सच में प्यार सबको बदल देता है। उसने रेहान के बारे में जितना जाना था, वह एक डेविल और हार्टलेस किस्म का इंसान था, और उसे हंसते और मुस्कुराते हुए तो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। रूहानी तो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी, जो उसके सामने इस तरह मुस्कुराता हुआ रेहान खड़ा था। थोड़ी देर में रूहानी वहाँ से निकल जाती है। वह अपना फाइल लेने के लिए आयुषी के कैबिन में चली जाती है, जहाँ वह उससे थोड़ी देर बातें करने में लग जाती है। वहीं किया और रेहान होटल के लिए जाने वाले थे। किया भी अपने काम खत्म कर चुकी थी। वह अपने फाइल को समेट कर रखती है और फिर रेहान के साथ होटल के लिए निकल जाती है। वह दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे आते हैं और बाहर जाने लगते हैं। इस वक्त रेहान की कार पार्किंग में खड़ी थी। वहीं अब अर्थ भी वहां से जाने वाला था। वह अपनी जगह से उठकर जैसे ही उस पार्क से बाहर निकलता है, वैसे ही किया और रेहान उस जगह पर आते हैं। अभी अर्थ की नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। तभी रेहान की नज़र किया पर पड़ती है। हल्की हल्की धूप में किया का रंग बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। वह किया को एकटक देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पागल दीवाना हो। वहीं किया की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वह मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। उसे अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर रेहान उसे गले से लगा लेता है। जैसे ही रेहान उसे गले से लगाता है, यार बैड टाइम, बिल्कुल बैड टाइम। बेचारा अर्थ। उसी वक्त उसकी नज़र उस पर पड़ती है और ये क्या, अब तो पूरी तरह से बेहोश ही होने वाला था। उसने टाइगर को पहचान लिया था, लेकिन सामने खड़े उस शख्स को नहीं पहचान पाया था। उसके पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही ना हो। उसे तो लग रहा था कि कुछ ही पल में उसका दिल, उसकी धड़कन, सब कुछ बंद होने वाली है। उसका लीवर, किडनी, फेफड़ा सब कुछ रुकने वाला है। उसे लग रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन दूसरा झटका तो उसे तब मिलता है जब रेहान किया के होठों पर अपने होठ रख के किस करने लगता है। अब तो उसे लग रहा था कि
इसी पल उसकी सांसें रुक जाएगी। उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी थी कि लग रहा था कि उसका दिल उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाएगा। इस वक्त उसके अंदर कौन सी फीलिंग उमड़ रही थी वह खुद नहीं समझ पा रहा था। जलन, नफरत, ईर्ष्या, दर्द, सब कुछ एक साथ उत्पन्न हो रहा था, जिस वजह से लग रहा था कि अब उसका किडनी बिल्कुल भी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और इसी वक्त उसके प्राण निकल जाएंगे। यह क्या देख रहा है? बेचारे को इतनी बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है। अगर कमज़ोर दिल का होता तो उसे इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता और वह अपने प्राण त्याग देता, लेकिन शुक्र है वह मजबूत दिल का था। इस वजह से वह अपने दिल पर हाथ रख के बस उस दर्द भरे नज़ारे को देख रहा था, जो उसके लिए किसी टार्चर से कम नहीं था। अभी तक उसने यह वाला नज़ारा नहीं देखा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह वाला भी तो उसका बॉयफ्रेंड ही है। अरे होठों पर तो वही किस करता है जो उसका बॉयफ्रेंड हो। यानी वह कि लड़की कैसी है, वह कितने लोगों को फंसा रही है। उसका मन कर रहा था वह अभी दौड़कर जाए और टाइगर को उससे अलग कर दे और उस लड़के को इतना मारे कि उसकी जान ही निकाल ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बेबस, लाचार एक साइड खड़ा यह तमाशा देख रहा था। वहीं 5 मिनट के किस के बाद रेहान किया को छोड़ता है और प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसका मास्क लगा देता है, जिस वजह से अर्थ किया का चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन वह टाइगर को तो अच्छे से पहचान रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसने इसे अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन अब यह लड़का कौन है? तभी रेहान, जो कि गाड़ी पे टेक कर खड़ा हुआ था, वह साइड होता है और किया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वह मुड़ता है तो बेचारे अर्थ को बिजली का 440 वाट का झटका लगता है। यह तो उनका दोस्त रेहान है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। यानी सारे उसके फैमिली मेंबर अब उसका दोस्त, यह सब इस टाइगर के निशाने पर हैं। वह किसे बर्बाद करना चाहती है। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह इनकी दुश्मन है और उसे बर्बाद करना चाहती है। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अब फैसला कर लिया था कि वह अब किसी भी तरह से टाइगर को किडनैप करेगा और अपने अड्डे पर ले जाकर उससे सारी जानकारी हासिल करेगा। अगर वह नहीं बताएगी तो उसे जितना टॉर्चर करना पड़ेगा वह करेगा, लेकिन वह बिल्कुल भी अपने परिवार के साथ रिस्क नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं उसे एक साइड वाला प्यार हो गया था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए इस वन साइड लव की कुर्बानी देने के लिए तैयार था। थोड़ी ही देर में उसके आंखों के सामने से रेहान की गाड़ी चली जाती है। वह वहां खड़े होकर देखता ही रह जाता है। अपने आप उसके कदम उसके गाड़ी की ओर बढ़ गए थे जहां से उसकी गाड़ी गई थी, और वह वहां खड़ा होकर बस उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहता है। जब उसकी गाड़ी उसके आंखों से ओझल हो जाती है तब जाकर वह अपने होश में वापस आता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और वह अपने आदमियों से टाइगर को किडनैप करने की बात करता है। वह यह बात कर रहा था तो उस वक्त अचानक से रूहानी वहाँ पहुँच गई थी, जो अभी तक आयुषी के साथ बात कर रही थी, जिस वजह से वह किया से पीछे निकली थी। लेकिन जैसे ही वह उसकी बातों को सुनती है तो वह तुरंत ही अलर्ट हो जाती है।
क्योंकि उसे पता था वह किया के बारे में बोल रहा है। सामने खड़ा यह इंसान कौन है? रूहानी भी उसे नहीं पहचानती थी। इस वजह से अब रूहानी को भी बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है। वह बिना एक सेकंड की देरी लगाए अर्थ पर अटैक कर देती है। जैसे ही उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है, अर्थ संभल नहीं पाता और जोर से मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरता है। वहीं अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर अर्थ के तो होश ही उड़ जाता है। वह सोचता है कि देखने में यह खूबसूरत सी लड़की कितनी नाजुक सी लग रही है, पर उसने मुझे कितनी जोर से मारा। इस समय अर्थ जमीन पर लेटे बस अपना सर टेढ़ा कर उसकी ओर देख रहा था। वह अभी भी अपने उसी पोजीशन में था। उसने अभी उठने की कोई जहमत नहीं उठाई थी। वहीं रूहानी उसे गुस्से में देख रही थी। रूहानी अपना दांत पीसते हुए बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टाइगर को किडनैप करने की? तुम्हें नहीं पता है टाइगर तक पहुंचने से पहले तुम्हें कितने लोगों का सामना करना पड़ेगा। इतना बोलकर रूहानी फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जब अर्थ को पता चलता है कि यह टाइगर की वजह से उस पर अटैक कर रही है, तो उसका गुस्सा भी अब अपनी चरम पर पहुंच गया था। वह भी बिना देर किए तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और अब उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग होना शुरू कर देती है। शुरू हो जाता है। अरे यार, यहाँ तो बहुत बड़ा वाला मिस्टेक हो गया। बेचारे दोनों जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, बाद में उन्हें पता चलेगा तो वह बेचारे एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। अनजाने में ही सही, लेकिन यहाँ रूहानी और अर्थ की जम के फाइटिंग होती है, जिसमें रूहानी अर्थ को बहुत बुरी तरह से पीटती है, क्योंकि रूहानी एक बहुत ही अच्छी फाइटर थी और उसकी स्किल बिल्कुल लिया और किया के बराबर थी। आखिर में किया ने उसे ट्रेनिंग दिया था। उनकी ट्रेनिंग लगातार होती रहती थी। इस वजह से उनके अंदर फाइटिंग की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। वह बहुत अच्छे से कई लोगों को एक साथ धूल चटा सकती थी। लेकिन अर्थ वह भी अच्छे से फाइटिंग कर सकता था, लेकिन वह इतना ज़्यादा अपने फाइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से आज वह रूहानी से हार रहा था। वहीं वह पिछले 2 दिनों से टाइगर के पीछे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और इस वजह से उसे थोड़ी कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह रूहानी से थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। इसका फ़ायदा उठाकर रूहानी ने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी। वहीं जब थक हार कर अर्थ ज़मीन पर गिर पड़ा, तब रूहानी उसके बाल पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोलती है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें नहीं पता है कि अर्थ कौन है, इसलिए तुम जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप वहीं वापस चले जाओ, नहीं तो इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व था कि नहीं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम जिससे पंगा लेने जा रहे हो वह कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी की खैरियत चाहते हो तो दोबारा अब मुड़कर कभी नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हश्र करूँगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना बोलकर एक ज़ोरदार लात मारकर उसके पेट पे रूहानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह अपने गार्ड को उसके पीछे लगा देती है कि वह उसकी पूरी जानकारी दे। वहीं अर्थ बेचारा, जिसकी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, उसे उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वह अपने सेक्रेटरी को किसी तरह फ़ोन करता है
उसका सेक्रेटरी भागकर उसके पास आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर तो वह चौंक जाता है, पर उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जिस तरह से उसकी पिटाई हुई थी, उसका चेहरा देखते बन रहा था। उसके नाक, आँख और गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, क्योंकि रूहानी ने उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा अटैक किया था, जिस वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसका गाल और उसका नाक पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने तो उसकी नाक तक तोड़ डाली थी। वहीं बेचारा अर्थ, जो दर्द से कराह रहा था, वह इस तरह से अपने सेक्रेटरी को देखता है तो गुस्से में फूट पड़ता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, कहीं मैं तुम्हारी जान न ले लूं, इससे पहले कि तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। वहीं बेचारा सेक्रेटरी तुरंत गार्ड को बुलाकर उसे लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर उसका ट्रीटमेंट होता है। अब वह ऐसी हालत में अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए अब उसका 1-2 दिन तक तो घर जाना बिल्कुल ही डिले हो चुका था। बेचारा अर्थ अनजाने में ही रूहानी के हाथों मार खा जाता है। वहीं रूहानी अभी किया से कुछ नहीं बताती। वह उसका इतना स्पेशल टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने गार्ड को वह पूरी तरह से उसके पीछे लगा दी थी और उन लोगों को खास हिदायत दिया था कि उनसे एक छोटी गलती भी नहीं होना चाहिए। और उसने सोचा था कि जब आएगी तो वह उसे सारी बात बता देगी। वैसे भी किया और उसे पहले से ही पता था, कोई उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। अर्थ को उसने पहले ही देखा था, इसलिए रूहानी को पता था कि अर्थ कौन है। इसी वजह से वह उसकी जान नहीं लेती है, वरना उसकी जगह कोई और होता और किया को किडनैप करने की बात करता तो एक पल भी नहीं लगता रूहानी को उसकी जान निकालने में। लेकिन उसे पता था अर्थ एक एजेंट है। शायद यही कारण था जिस वजह से रूहानी उसे एक अच्छा सबक सिखाकर छोड़ दी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ आखिर में किया को क्यों किडनैप करना चाहता है। पहले जब उन लोगों को पता चला था कि यह उनका पीछा करते हुए इंडिया पहुंच गया है और उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खोजबीन कर रहा है, तब उसे लगा कि जैसे बाकी लोग किया की खूबसूरती देखकर ऐसा करते हैं, शायद यह भी उन्हीं में से एक पागल होगा। फिर दूसरी सोच उनकी यह थी कि किया ने उसकी जान बचाई थी, शायद वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे खोज रहा होगा। लेकिन आज उसके मुंह से किडनैप वाली बात सुनकर रूहानी भी हैरान थी। अब उसे कुछ डाउट हो रहा था, क्या वह उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने आया है? अगर ऐसा हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वह सीक्रेट तरीके से प्लान बनाना तैयार कर देती है। अब यहाँ यार सभी को बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो रही है। वहाँ दूसरी तरफ